क्या सियासी अखाड़े में बीजेपी को चित करेगी भारत जोड़ो यात्रा? क्या जनता फिर से दिखाएगी कांग्रेस में विश्वास? वो ऐतिहासिक पद यात्राएं जिन्होंने बदला सियासी रुख। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। उनके साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस पदयात्रा के जरिए जनता में पार्टी की पकड़ को मजबूत करना चाहती है। हालांकि ऐसा भी माना जा रहा है कि इस पदयात्रा से राहुल की छवि में और ज्यादा निखार लाना भी पार्टी का मकसद है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार अब तक पदयात्रा से जो फोटो और वीडियो निकलकर सामने आ रही हैं, उनमें मुख्य तौर पर राहुल गांधी को ही दिखाया गया है, या फिर सारी तस्वीरें राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। आपको याद हो कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जनता के मन में कांग्रेस के लिए बहुत सारी शंकाएं हैं। शायद यही वजह है कि पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस इस पदयात्रा से अपनी और राहुल गांधी की छवि को निखार पाएगी? हालांकि इतिहास की बात करें तो ऐसी कई यात्राएं पहले भी निकाली जा चुकी हैं, जिसके बाद जो नतीजे निकलकर सामने आए उन्होंने सभी को चौंका दिया था। तो चलिए आज हम आपको उन्हीं ऐतिहासिक यात्राओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया था। समाजवादी नेता चंद्रशेखर ने 1983 में राहुल गांधी की दादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 4200 किलोमीटर की भारत यात्रा की, जो 3 साल पहले उनकी जनता पार्टी को हराकर सत्ता में लौटी थी। चंद्रशेखर लोगों का विश्वास वापस जीतना चाहते थे। कन्याकुमारी से दिल्ली तक की अपनी 4 महीने की पदयात्रा के अंत में वो राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए। वो गुरुग्राम के भोंडसी में अपने आश्रम में थे जब उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की खबर सुनी। साल 1989 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने एक लोकप्रिय नेता और राजीव गांधी के दोस्त से दुश्मन बने वीपी सिंह और दूसरी पार्टियों ने जनता दल का गठन किया। चंद्रशेखर को वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने का तरीका पसंद नहीं आया। लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने अपना वीपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और ये सरकार गिर गई। बाद में चंद्रशेखर ने राजीव गांधी के समर्थन से अपनी सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस की समर्थन वापसी के बाद महज 8 महीनों में ही ये सरकार गिर गई। साल 2003 जब आंध्र प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था, उस समय कांग्रेस निराशाजनक थी। राज्य में तेलुगु देशम पार्टी ने करीब 3 दशकों तक शासन किया था। प्रदेश कांग्रेस के नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी ने सत्ता का रास्ता समझा। उन्होंने प्रजा प्रस्थानम नामक 2 महीने की पदयात्रा की। उन्होंने अपने चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी के महीनों के दौरान लगभग 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम ने लोकप्रिय भावनाओं को उलट दिया और चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले टीडीपी के शासन को समाप्त कर दिया। रेड्डी ने मई 2004 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 2009 में विधानसभा चुनाव भी जीते। हालांकि इसी साल एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया। साल 2004 में वाईएस राजशेखर रेड्डी की पदयात्रा ने चंद्रबाबू नायडू को हराया था। उसके बाद 2009 में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद टीडीपी नेता नायडू ने भी साल 2013 में वही रणनीति अपनाई। नायडू ने 208 दिन की 2800 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसे वास्तुना मिकोसम यानी मैं आपके लिए आ रहा हूं का नाम दिया गया। इस यात्रा ने चंद्रबाबू नायडू को प्रदेश की राजनीति में पुनर्स्थापित किया। यात्रा के दौरान नायडू जनता के बीच खोई हुई अपनी पकड़ को फिर से स्थापित करते हुए नजर आए। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आई। ये वही साल था जबकि चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने आंध्र प्रदेश से अलग हुए नए राज्य के रूप में तेलंगाना मिल गया था। अपने पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी के निधन के बाद जगन मोहन रेड्डी ने भी लोगों से मिलने और उन्हें सांत्वना देने के लिए आंध्र प्रदेश का दौरा शुरू किया। जगन मोहन रेड्डी और कांग्रेस के बीच खटास थी, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 2014 में अपनी खुद की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाई।
साल 2012 में जब कांग्रेस केंद्र में थी तब जगन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2014 के चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष बने। उसके बाद जगन ने आंध्र प्रदेश में 3648 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा शुरू की, जो 341 दिन तक चली। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 2017 में राज्य में नर्मदा नदी के किनारे 3300 किलोमीटर की पदयात्रा की। दिग्विजय ने इस परिक्रमा को पूरी तरह से गैर राजनीतिक बताया और कहा कि ये धार्मिक और आध्यात्मिक है, लेकिन ये स्पष्ट था कि 6 महीने की इस यात्रा में एक व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम था। बाद में साल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने बीजेपी को सत्ता दिला दी। खैर, दिग्विजय की इस यात्रा ने कांग्रेस को राज्य में पुनर्जीवित किया और सत्ता दिलाई। अब इन्हीं ऐतिहासिक यात्राओं से सबक लेते हुए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करेगी। लगभग 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा हाल के सालों में सबसे लंबी यात्रा है। राहुल को बारिश में सुनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। यात्रा में छोटे बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को गले लगाने या अपनी मां सोनिया गांधी के जूते के फीते बांधने की फोटो भी वायरल हो रही हैं। इन सब के बीच अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा राजनीति में अहम मोड़ लेकर आएगी? दरअसल ये एक कठिन सवाल है, क्योंकि जिस तरह से 2014 के बाद कांग्रेस का जनता में ग्राफ लगातार कम हुआ है, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरूर हौसले टूट गए हैं। क्या 2022 का भारत जोड़ो 2014 के आम आदमी को क्या मिला के नारे के रूप में प्रभावित साबित हो सकता है? विशेष रूप से ये देखते हुए कि कांग्रेस की चुनावी मशीन कैसे संचालित होती है।